हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर अकेडमी। आज का जो लेक्चर होगा हमारा मौर्यन एम्पायर के ऊपर, इसमें हम पार्ट 6 को कवर कर रहे हैं। अब तक हम काफी कुछ जो है मौर्यन एम्पायर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ आज के लेक्चर के पहले जो डिस्कस किया है। तो हमने देखा था फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा मौर्यन एम्पायर के ऊपर, इसमें हमने देखा था कि जो सोर्सेस होते हैं, सॉरी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि क्या ट्रेंड है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ना मॉडर्न एम्पायर, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन जो है आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना वो देखना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहिए। एक तरीके से ट्रेंड भी पता चलता है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। फिर हमने देखा था कि सोर्सेज क्या है मॉडर्न एम्पायर की स्टडी के लिए, और उसी में हमने फिर जो कौटिल्य और उसकी जो अर्थशास्त्री है उसको कवर किया था। मतलब लिटरेचर का पोर्शन जो है हम उसी में कवर कर चुके हैं। फिर हमने इडिक्ट्स को भी उसी में कवर किया था, ठीक है। फिर हमने इंडिका ऑफ मेगास्थनीज को भी उसी में कवर किया था। मतलब जितने भी जो लिटरेचर जो लिखा गया था मॉडर्न एम्पायर के दौरान वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, इन द सोर्सेज वाला टॉपिक जो है। फिर उस समय नेक्स्ट जो लेक्चर था हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से जो फाउंडेशन था मौर्यन एम्पायर का वो रखा गया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद को किस तरीके से उसने जो है डिथ्रोन किया था, और काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं। उसमें क्या कौटिल्य का रोल था वो भी हम देख चुके हैं। फिर हमने बिंदुसार के बारे में देखा, उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी थी उसको भी हमने देखा। मतलब एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट जो है ना, इसमें हमने फॉरेन पॉलिसी जो है अशोका के टाइम पे, सॉरी, बिंदुसार और चंद्रगुप्त की हम उनके टाइम पे जो डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने चंद्रगुप्त को डिस्कस किया और बिंदुसार को डिस्कस किया। जब हम एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट को डिस्कस करेंगे तो फिर से वो चीजें रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट जब हम डिस्कस करेंगे ना तो अशोका के ऊपर हमारा फोकस मेनली होगा, और किस तरीके से जो एक सेटअप रहा था उनका, ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट का मतलब किस तरीके से उन्होंने एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट जो है एक तरीके से बनाए थे फ्रॉम अर्ली स्टेज टू टिल द एंड ऑफ एम्पायर, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा अशोका के बारे में, उसके धम्मा के कंसेप्ट के बारे में। आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम पॉलिटिकल सेटअप को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इकोनॉमी को देखेंगे, और जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट है उनको कवर करेंगे। फिर हमारा क्या बचेगा, तो रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर और शुंगा जनगणना, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम कवर करेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इस तरीके से 2 से 3 लेक्चर हमारे और आने वाले हैं। काफी लेंथी जो है टॉपिक, और जो हमारे जो नोट्स है इसमें हम डिटेल में इसको कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल खरीद सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर अभी जो है देखते हैं क्या हमें कवर करना है। तो यहाँ पे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर, अभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि बताए पॉलिटिकल सिस्टम क्या था या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो अभी नेचर से क्या समझ में आ रहा है आपको, तो ये आपको सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझना होगा कि नेचर मतलब क्या होता है। नेचर मतलब कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल है ना वो किस तरीके का है, क्या वो सेंट्रलाइज है, क्या वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। कितना अगर डिसेंट्रलाइज है तो क्या इन रियल सेंस है, या फिर बस वहाँ पे एक तरीके से जो है वो थियोरेटिकली ही डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि जो मोनार्कियल सिस्टम है या फिर रिपब्लिकन सिस्टम है। अभी रिपब्लिकन स्टेट तो रही नहीं, क्योंकि है ना, क्योंकि जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, तब रिपब्लिकन सिस्टम सिस्टम हुआ करती है या फिर रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी मॉडर्न एम्पायर जो है ना, या फिर जो मगधन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ या फिर स्टार्ट होता है मगधन एरा, तो उसके बाद रिपब्लिकन स्टेट जो है वो नाम मात्र के रह जाते हैं, और उनका कोई हिस्टोरिकल इतना सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है नेचर और जो स्ट्रक्चर है मौर्यन एम्पायर का। तो जब हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है आपके सामने कि एडमिनिस्ट्रेटिव उनका मॉडल क्या था, ठीक है। यही मैं बता चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या था मॉडर्न्स का, तो वही नेचर है उनका। तो स्टूडेंट जो है ना वो अभी भी डिबेट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि जो सेंट्रलाइजेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन था मौर्यन एम्पायर का, सबसे पहले तो सेंट्रलाइज थी या फिर डिसेंट्रलाइज थी, और अगर सेंट्रलाइजेशन था तो उसका एक्सटेंट क्या था, कितना वो सेंट्रलाइज था, और अगर डिसेंट्रलाइज था तो कितना डिसेंट्रलाइज था। तो इसके ऊपर डिबेट अभी भी चल रही है। तो इसके ऊपर एक कंक्लूसिव एविडेंस देना या फिर कंक्लूसिव पॉइंट्स रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे हम आज इस टॉपिक को कवर करने की और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द सोर्सेज दैट वी हैव एट आवर डिस्पोजल हैव देयर ओन लिमिटेशन। ये भी हम, जब मैंने सोर्सेज को डिस्कस किया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है मौर्यन एम्पायर के पास, या फिर मौर्यन एम्पायर की बात की, या फिर मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सबसे डिटेल्ड है, लेकिन फिर भी उनके कुछ लिमिटेशंस होंगे, और यहाँ से हिस्ट्री जो थोड़ी क्लियर हो जाती है, क्योंकि सोर्सेज काफी एम्पल अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो, चाहे वो फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, इंस्क्रिप्शन हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर ओरल सोर्सेज भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सोर्सेज काफी है, लेकिन उनकी अपनी एक लिमिटेशन भी है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये सोर्सेज जो इनकी क्या लिमिटेशन है। तो अर्थशास्त्र को हमने डिटेल में डिस्कस किया था जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें। अभी यहाँ पे उसकी क्या लिमिटेशन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उस लेक्चर में, लेकिन फिर से यहाँ पे शॉर्ट में एक बार जो है रिवाइज कर देता हूँ कि अर्थशास्त्र जो है ना, यहाँ पे एक जो बुक है ना स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है। स्टेट क्राफ्ट मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल या फिर गवर्नेंस जो है ना वो यहाँ पे आपको
डिटेल में डिस्कस किया हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो बुक है ना, ये मॉडर्न टाइम पे लिखी गई है, ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट तो मानते हैं, लेकिन ये जो बुक है ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब कि मॉडर्न एम्पायर को डिस्क्राइब ये नहीं कर रही है, बल्कि एक नरेटिव बुक है। ठीक है, ये कौन सी बुक है? नरेटिव बुक है। इसमें पोटेंशियल स्टेट क्राफ्ट की बात की गई, मतलब एक आइडियल स्टेट किस तरीके से होना चाहिए, एक आइडियल राजा किस तरीके से होना चाहिए, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से काम करती है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। लेकिन वो पोटेंशियल है, ठीक है, वो एक थ्योरेटिकल बुक है, प्रैक्टिकल बुक वो नहीं है, मतलब कि वो नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव बुक नहीं है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है अर्थशास्त्र का वो यही है। अदरवाइज बुक काफी डिटेल है, और ये बुक जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ही लिखी गई है। फिर इंडिका ऑफ मेगास्थनीज जो है, इसकी क्या मतलब लिमिटेशंस है? तो ये पीसेस में सर्वाइव है, क्योंकि ये बुक अभी मतलब टोटली जैसे लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा वैसे अवेलेबल नहीं है, बस पीसेस में उसके कुछ पेजेस बचे हैं। और वो भी जो है ना, उसमें ज्यादातर जो है वो उसकी एक लिमिटेशन ये है कि मेगास्थनी जो था ना, वो कोर्ट में रहता था ज्यादातर, तो वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें ज्यादा बेहतर बताएगा रादर देन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक इसका लिमिटेशन है, और इसने काफी जो चीजें है वो क्लियरली मेंशन भी नहीं की, और कुछ चीजें इसने गलत भी बताई है, जो कि हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है, ये अवेलेबल तो है हमारे पास, जो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है मौर्यन एम्पायर के लिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे धम्मा और धम्मा के स्प्रेड के बारे में ज्यादा चर्चा आपको देखने को मिलेगी rather than एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे अशोका ने काफी कम जो है डिस्कस किया है। फिर पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन है, न्यूमिज्मेटिक्स मतलब कॉइन्स जो मिले उनके काफी कम है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, वो भी अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं हो चुके हैं। ठीक है, फिर ये जो जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना, ये पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल इलाइट्स ने लिखे गए हैं, और ये उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोल है ना, वो ज्यादा एग्जेगरेट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो लोकल लोगों के बारे में यहाँ पे आपको कम चीजें जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत हमने देखा कि क्या लिमिटेशन है सोर्सेज के जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है कि जो डिबेट है सेंट्रलाइज स्टेट के ऊपर, इसके क्या पॉइंट्स है जो फेवर में है, क्या पॉइंट्स है जो अगेंस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जब भी हम मतलब किसी भी एम्पायर की बात करते हैं, जब हम किसी बड़े एम्पायर की बात करें, तो जो एम्पायर बिल्डिंग होती है ना, वो एम्पायर बिल्डिंग और सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक साथ ही चलता है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर अगर आप खड़ा कर रहे हो तो सेंट्रलाइजेशन होता ही है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एम्पायर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, वहां पे फिर रिबेल्स वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसा माना जाता था कि जो ये मॉडर्न किंग्स थे ना, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोका हो गया, ये काफी पावरफुल थे, और इसीलिए इनके दौरान जो है ना सेंट्रलाइजेशन होना एक आम बात है, ऐसा भी जो आप बोल सकते हो। लेकिन फिर से जो इसमें अगेंस्ट में जो पॉइंट्स आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि इतना बड़ा एम्पायर जो एक एक व्यक्ति चला ही नहीं सकता, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वगैरह आ जाते हैं, तो हम देखेंगे जो पॉइंट्स इन अगेंस्ट जो है ना, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें बस फेवर में जो पॉइंट है उसको थोड़ा यहाँ पे रटना है, थोड़ा समझना है। फिर अगर अर्थशास्त्र को अगर हम देखें, तो अगर अर्थशास्त्र को हम बस देख रहे हैं एज ए स्टेट क्राफ्ट के तौर पे, तो अगर अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखे, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, तो उसने जो भी लिखा है ना, वो हो सकता है कि उस वक्त पे जो था उसके बेसिस पे लिखा हो, या फिर वो अगर कोई बुक लिख रहा है और अगर एक मिनिस्टर है किसी राजा का, तो वो कुछ ना कुछ सजेशन तो राजा को देगा ना। मतलब अर्थशास्त्र में जो चीजें हैं वो जाहिर सी बात है कि न तो 100% मतलब मुश्किल है, लेकिन 50, 60, 70% तो पॉसिबल है कि वो प्रैक्टिकली परफॉर्म या फिर प्रैक्टिकली मानी गई होगी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ये अनक्रिटिकल रीडिंग है। ठीक है ना, अनक्रिटिकल मतलब कि यहाँ पे आप चीजों को एनालाइज नहीं कर रहे हो, बस आप मान रहे हो कि ठीक है अर्थशास्त्र उस वक्त पे लिखी गई है, मतलब कि अर्थशास्त्र में जो चीजें दी गई है वो उस वक्त लोगों ने या फिर राजा ने फॉलो की होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर अर्थशास्त्र को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल की बात की गई है, मतलब राजा का कंट्रोल जो एब्सोल्यूट होना चाहिए लोगों के ऊपर, फिर जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर, और जितने भी मतलब उसके जो एम्पायर में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, मतलब हर चीज के ऊपर जो है किंग का जो है वो अधिकार यहाँ पे बताया गया है, और एब्सोल्यूट मोनार्की की यहाँ पे अर्थशास्त्र में बात की गई है, जो कि एक तरीके से इतना हमें जो है रोबोटिक प्रिसीजन जो है वो सही लगता नहीं है। ठीक है, वो भी उस वक्त पे जब कम्युनिकेशन नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आज जैसे हमारे पास हाईवेज है, बाय एयर हम फ्लो कर जा सकते हैं, तो इतना कम्युनिकेशन उस वक्त था नहीं ना। तो आप समझ सकते हो कि एक जो अर्थशास्त्र जो है, इसमें जो भी चीजें दी गई है उसको आप 100% ट्रू मान के नहीं चल सकते, इन द सेंस कि उस वक्त जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था उस बेसिस पे। फिर रोमिला थापर जो है वो आपको पता है एक नोटेड हिस्टोरियन है, उसने भी मॉडर्न एम्पायर को जो है ना एक तरीके से जो है एक सेंट्रलाइज स्टेट माना था इनिशियली, लेकिन बाद में अपने विचार बदल देती है, वो हम आगे देखेंगे। फिर अशोका के जो एडिक्ट्स है ना, वो हमें ऑल ओवर द स्टेट मिले। अभी ऑल ओवर द स्टेट जो में हमें अशोका के एडिक्ट मिले, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जो है वो होती थी। ठीक है, फिर कौटिल्य की जो डेफिनेशन है ऑफ किंगशिप की, वो एब्सोल्यूट मोनार्की है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कौटिल्य जो है वो इन्विसाज कर रहा है कि जो मोनार्क होना चाहिए, जो राजा होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। हाँ, उसको लोगों का मतलब लोग और जो उसकी मंत्रिमंडल है उसका सुनना चाहिए, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर है वो वही है। ठीक है, अल्टीमेट या फिर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ना, वो कौन है? वो किंग है। ऐसा
कौटिल्य का मानना है, और कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त का मिनिस्टर भी था, और ऐसा भी माना जाता है कि बिंदुसार का भी मिनिस्टर था। मतलब कि उसी के विचार या फिर उसने जो बुक्स में लिखा है वो जाहिर सी बात है ज्यादातर फॉलो होता होगा। लेकिन ये फिर वही बात होगी कि अनक्रिटिकल रीडिंग ऑफ अर्थशास्त्र, जो कि जरूरी नहीं कि उस वक्त पॉसिबल हो। ठीक है, फिर अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, तो जो गेरार्ड फ्यूसमैन नाम से एक हिस्टोरियन है, इसका ऐसा कहना है कि उस वक्त जो एम्पायर इतना बड़ा था, ठीक है, एक्सटेंड अगर हम देखें एम्पायर का, हम देख चुके हैं कि एम्पायर कितना बड़ा था, और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उस वक्त का जो कि इतना डेवलप नहीं था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एम्पायर जो सेंट्रलाइज हो, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर आप विदाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क, बढ़िया कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, तो आप उसको सेंट्रलाइज रख ही नहीं सकते, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वहां पे जरूरी हो जाता है। हाँ, ऐसा गिरार्ड फुसमैन ने ऐसा कहा था कि एम्पायर जो था ना वो मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था, लेकिन लोकल लेवल पे जो है ना वहाँ पे ऑटोनॉमी थी, और लोग जो है उन्होंने जो मॉडर्न जो रूलर्स थे उनकी ऑटोनॉमी या फिर उनकी सुजर्निटी जो एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में वो इतना ध्यान देते नहीं थे, जो चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो अशोका हो। और अशोका तो वैसे भी कलिंगा वार के बाद जो है वो धम्मा के प्रोपोगेशन में बिजी था। तो गेरार्ड फुसमैन का यही कहना है कि इतना बड़ा एम्पायर जो है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर पॉजिटिव अगर हम देखें, या फिर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर जो था वो सेंट्रलाइज था, लेकिन मतलब एक तरीके से डिसेंट्रलाइज एलिमेंट्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, और ऑटोनॉमी थी लोकल लेवल पे। ठीक है, ऐसा गेराल्ड फुसमैन का कहना है। फिर अगर इनिशिएटिव अगर देखें हम प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लिए गए थे, ठीक है, तो ये हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि प्रोविंशियल और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है डिसीजन अपने हिसाब से लिए जाते थे। तो अगर आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है ना, अभी पूरे इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अशोका के हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे ना, उनमें थोड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे रादर देन बाकी एरियाज में। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका मतलब पूरा एक तरीके से वहाँ पे पावर उनको अथॉरिटी दी गई थी, ताकि वो अपने हिसाब से जो लोकल डिसीजन है वो ले सके। और यही जो बात है ना यहाँ पे बोली गई है कि प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो है ना वो सेंट्रल स्टैंडर्ड से थोड़ी डाइवर्जेंट थी। और ये आपको क्लियरली जो है वो ग्रीक और जो अरेबिक इंस्क्रिप्शन जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको आप देख सकते हो। फिर जो रोमिला थापर है वो भी बाद में जो अपने स्टेटमेंट से मुकर जाती है, वो कहती है कि नहीं ठीक है, सेंट्रलाइज स्टेट वो नहीं था, वहाँ पे आप एक तरीके से मेट्रोपॉलिटन कोर और प्रिंसिपल एरिया देख सकते हो, मतलब वही सेंट्रल, लोकल और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, इस तरीके से वो एम्पायर जो डिवाइड हुआ था। और अर्थशास्त्र में खुद यहाँ पे माना गया कि यहाँ पे कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स हुआ करते, जैसे कि कंबोज हो गए, लिच्छवीज हो गए, वाजिज हो गए और पांचालाज हो गए, तो ये ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, मतलब कि ये जो लोग थे ना इनके अपने प्रिविलेजेस थे। ठीक है, वो किसी भी तरीके से मॉडर्न एम्पायर को डिसरप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जो सेमी इंडिपेंडेंट जो रिपब्लिकन सिस्टम है ना, वो मॉडर्न एम्पायर के अंदर थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, इन्होंने मॉडर्न एम्पायर की सुजर्निटी को या फिर सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इनका अपना एक वजूद, इनका अपना एक इंडिपेंडेंस था। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो था। लोगों को या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे ना, उनको एक तरीके से अपने अपने बात, अपनी अपनी डिसीजन अथॉरिटी खुद से लेने का अधिकार था। लेकिन एम्पायर जो था वो एक तरीके से ना तो पूरा डिसेंट्रलाइज था, ना पूरा सेंट्रलाइज था, वो एक बीच में था। ठीक है ना, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बीच में था। सेंट्रलाइज इसलिए था क्योंकि लोगों ने जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उन्होंने मॉडर्न एम्पायर या फिर मॉडर्न जो किंग्स थे उनकी सुजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया था। और डिसेंट्रलाइज इसलिए भी था क्योंकि आपको सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल लेवल पे अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर जो था वो एक तरीके से बीच में था कहीं तो भी। फिर पॉलिटी जो है ना, ये किस तरीके से थी, तो मॉडर्न एम्पायर मोनार्किस्ट था, बिल्कुल हम देख चुके हैं कि पावरफुल राजा था एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और अर्थशास्त्र में जो स्वामी है मतलब किंग को स्वामी कहा गया है, तो यहाँ पे पोजीशन जो है राजा की काफी एग्जाल्ट कर दी गई है। फिर अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे भी राजा की पैरामाउंटेसी आपको क्लियरली देखने को मिलेगी, क्योंकि अशोका यहाँ पे खुद को ऐसा बोल रहा है कि वो क्या है, कौन है, देवन प्रिय है या फिर प्रियदर्शी। देवन प्रिय का मतलब होता है कि बिलोड ऑफ गॉड, मतलब एक तरीके से भगवान का वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन में राजा का इंपॉर्टेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एंटायर जो मॉडर्न एम्पायर था हम देख चुके हैं कि 3 रीजन्स में डिवाइड था। एक तो था न्यूक्लियस, मतलब कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब जैसे कि कैपिटल्स वगैरह जो थे वो था न्यूक्लियस, ठीक है, कैपिटल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। फिर कोर रीजन, मतलब यहाँ पे आप प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख सकते हो, और पेरिफेरल रीजन में आप लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अभी डिटेल में देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ना मॉडर्न्स का, वो हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ हेडिंग, जैसे कि किंग, ठीक है, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको असिस्ट करने के लिए, फिर आर्मी, इपीसी नेटवर्क, फिर लॉ एंड जस्टिस, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर।
तो इस तरीके से हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो राजा है ना, राजा, अभी ये राजा अकॉर्डिंग टू कौटिल्य हम देख चुके कि इसका अपना ही एक जो है इम्पोर्टेंस था और इसे प्राइमरी लिम्ब ऑफ द स्टेट भी कहा गया है, ठीक है। और वो जो राजा है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन, बट जो मटेरियल और स्पिरिचुअल जो वेलफेयर है लोगों का, ये भी इसी को देखना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना था। मतलब कौटिल्य एक तरह एक साइड पे ये कह रहा है कि राजा जो है वो सेंट्रल या फिर सुप्रीम डिसीजन मेकर है और वो एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कौटिल्य ये भी ध्यान रख रहा है कि लोगों के वेलफेयर भी जरूरी है, क्योंकि अगर लोग जो है खुश नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो रिबेल करेंगे, ठीक है। तो एम्पर यहाँ पे सुप्रीम पावर बताया गया है, लेकिन एक वेलफेयर भी उसको, उसके ऊपर भी उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर अभी ये जो राजा था, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती, जैसे आज होती है मंत्री परिषद, तो वैसे ही उस वक्त भी हुआ करती थी, उन्हें मंत्री कहा गया था। और ये जो काउंसिल थी उसका जो हेड था वो था अध्यक्ष, उनका जो हेड था वो था अध्यक्ष, जो आज के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर से आप कनेक्ट कर सकते हो। और तीर्थाज जो थे वो हाईएस्ट कैटेगरी थी ऑफिशियल्स की एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि 18 हुआ करते थे, और अध्यक्ष जो थी वो तीर्थाज के बाद में थे, जो कि 20 हुआ करते थे। और उनकी कुछ इकोनॉमिक्स और मिलिट्री फंक्शन हुआ करते थे अध्यक्ष के, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि अध्यक्ष का क्या रोल था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अध्यक्ष जो थे ना, वो उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शन थे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इनको दिया गया था, ठीक है, अध्यक्ष को, तो इनका अपना एक रोल था। फिर महामत्ताज वगैरह हुआ करते जो हायर रैंक ऑफिशियल्स थे, फिर अमत्याज हुआ करते थे, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे सेक्रेटरी जो है ना, आप उनसे इनको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, वो अमत्याज आप बोल सकते हो, इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रोल वगैरह हुआ करता था। तो ये फैक्चुअल चीजें वो आप खुद पढ़ सकते हो कि अध्यक्ष जो है वो सेक्रेटरिएट में डिवाइडेड थे, मतलब मेनी डिपार्ट, जैसे आज डिपार्टमेंट होती है वैसे ही अध्यक्ष के अलग अलग डिपार्टमेंट थे। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, ये फैक्चुअल चीजें, इसको मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि राजू का क्वेश्चन आ चुका है, लैंड मेजरमेंट वगैरह के लिए या फिर बाउंड्री फिक्सिंग के लिए उनको रखा गया था। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, फैक्चुअल चीजें, इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम थोड़ा आएंगे। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब स्मॉलेस्ट जो यूनिट था ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था विलेजेस, वो क्या था, विलेजेस। फिर जो हेड था विलेज का, उसको ग्रामिका कहा गया था, ठीक है, और उसको ऑटोनॉमी दी गई थी। प्रदेशिका जो था ना, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रदेशिका कहा गया था, ठीक है। फिर स्थानिक जो थे वो टैक्स कलेक्टर थे, जो कि प्रदेशिका के अंदर काम करते थे। फिर दुर्गपाल वगैरह थे, जो कि फोर्ट्स, मतलब इंचार्ज ऑफ फोर्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अक्षत पाल वगैरह अकाउंट जनरल, गवर्नर्स ऑफ फ्रंटियर्स, और लिपिकार, मतलब जो एक तरीके से बाबू जो वगैरह ना, आज बाबू हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो लिखने का अगर काम करते गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से प्यून हम बोल सकते हैं, वो लिपिकास वगैरह थे। फिर मिलिट्री में अगर हम देखें तो एम्पर जो था ना, राजा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोजीशन किसी की थी पूरे इसमें, तो वो थी सेनापति की, क्योंकि सेनापति जो था ना, वो था एंटायर मिलिट्री का कमांडर इन चीफ, ठीक है, और इसकी अपॉइंटमेंट सीधा एम्पायर करता था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। और ऐसा कहा जाता है कि जो मिलिट्री थी वो 5 सेक्शंस में या फिर 5 सेक्टर में डिवाइडेड थी। उसमें थे इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट, एलिफेंट, फोर्सेस, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, ये 5 चीजें थी। और आर्मी को जो है ना वो कैश में पे करते थे, ऐसा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ जो था उसे समहर्त कहा गया था। और एक इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो था सानीदत्त। सानीदत्त मतलब कि ट्रेजरर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/6 था प्रोड्यूस के, मतलब अगर आपका इनकम जो है 100 है, मतलब सपोज जो भी आपका इनकम होगा उसके 1/6 जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। लाइसेंस फीस वगैरह भी होती थी, आर्टिजन से ली जाती थी। फिर फाइन्स वगैरह भी थे, ठीक है, लॉ कोर्ट्स में, ठीक है। कस्टम्स, फॉरेस्ट, फेरी, माइंस, पास्चर, इन सबको जो है वो एक तरीके से टैक्स देना पड़ता था। लैंड के ऊपर टैक्स, इरिगेशन के ऊपर टैक्स, शॉप्स के ऊपर टैक्स। इरिगेशन जो नेटवर्क था वो काफी स्ट्रांग था, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा और बढ़िया प्रोविजन जो है वो की गई थी, और इसी के लिए इरिगेशन टैक्स वगैरह भी लिया जाता है। फिर एपिसोड सिस्टम, मतलब कि जो गुप्तहेर वगैरह सिस्टम थी वो किस तरीके से थी, तो काफी वेल डेवलप थी। ऐसा माना जाता है कि स्पाइस जो थे वो पूरे एम्पायर में फैले हुए थे, जो कि ब्यूरोक्रेसी और मार्केट्स के ऊपर ध्यान रखते थे, मतलब जो राजा के जो मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए भी थे, और मार्केट्स में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए भी थे। दो तरीके के स्पाइसेस थे, एक थे स्टेशनरी और दूसरे थे वॉन्डर, जो घूमते रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि कुछ डिटेक्टिव्स भी हुआ करते थे, राजा के जो डिटेक्टिव थे वो उनको गुड पुरुष वगैरह कहा जाता था। गुड मतलब कि गुप्त, ठीक है, जो सीक्रेट है। तो सीक्रेट एजेंट्स भी हुआ करते थे। फिर कुछ यहाँ पे एजेंट्स भी है, ठीक है। पॉइजनस गर्ल, जैसे विश कन्या वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सोसाइटी जो थी ना उसके ऊपर ध्यान रखने के राजा ने एक तरीके से एक एक्सटेंसिव और वेल डेवलप इपिशनल सिस्टम जो डेवलप की थी, ठीक है। जैसे कि आज रॉ है ना इंडिया में, उस तरीके से एक उस वक्त भी इपिशनल सिस्टम थी। तो काफी मतलब लोगों की प्राइवेसी वगैरह को इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लोगों के
प्राइवेसी से ज्यादा जो एम्पायर है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ये यहाँ से आपको मॉडर्न एम्पायर में देखने को मिलेगा। फिर जस्टिस सिस्टम क्या थी, तो जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, इसमें रूलर सबसे ऊपर था। ठीक है, रूलर कौन था सबसे ऊपर? जैसे आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन अगर हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उससे भी ऊपर प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी की भी जो सजा है वो माफ कर सकता है। ठीक है, so in both villages as well as towns, matters were settled by ग्राम वर्धा एंड नगर व्यवहारिका महामंत्र। मतलब कि हर लेवल पे जो एक तरीके से हाईएस्ट ऑफिशियल थे, और उनके डिसीजन को चैलेंज जो है वो अल्टीमेटली रूलर वगैरह में, रूलर के साथ आप कर सकते हो। मतलब रूलर चाहे तो किसी को भी जो है एक तरीके से मतलब फ्री कर सकता था बाय ही स्टेटमेंट। ठीक है, इन द स्टेट देयर वर राजू कास्ट हु वर इक्वल टू द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न जो आप मजिस्ट्रेट बोल सकते हो, उनसे उनको कनेक्ट कर सकते हो। और कुछ क्रिमिनल कोड भी हुआ करते थे, कुछ सिविल कोड भी हुआ करते थे। फिर इस तरीके से एक वेल स्टैब्लिश जो है जुडिशियल या फिर जस्टिस सिस्टम थी। ठीक है, फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, तो मेगास्थनीज जो था ना, इसने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को काफी एक अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही था, ये कोर्ट में रहता था, एक एम्बेसडर था, तो उसके बाहर निकलने ही वाला नहीं था। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे बेहतर अगर कोई बताएगा तो वो मेगास्थनीज बताएगा। ठीक है, तो 6 कमिटीज इसने बोला है कि 6 कमिटीज थी जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, एक तो था पहली कमिटी लेजर एंड सर्विलेंस कमिटी, मतलब जो फॉरेनर्स हुआ करते थे उनका ध्यान रखने के लिए एक कमिटी हुआ करती थी। फिर बर्थ एंड डेथ के रिजर्वेशन के लिए, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए या फिर रिकॉर्ड रखने के लिए कमिटी हुआ करती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर एक कमिटी हुआ करती थी। फिर जो जनरल पब्लिक सेल जो है गुड्स की, उसके ऊपर एक कमिटी हुआ करती थी। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए कमिटी हुआ करती थी। मतलब ये 5 कमिटी होगी ना। हाँ, एक गलती हो गई, जो इंडस्ट्रियल आर्ट है ना, ये अलग से कमिटी है, मतलब 6 कमिटी हुआ करती थी। फर्स्ट, एक मिनट फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। जो पहली कमेटी थी वो थी इंडस्ट्रियल आर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया, ये थी फर्स्ट कमेटी। सेकंड कमेटी लेजर एंड सर्विलेंस ऑफ फॉरेनर। थर्ड जो है वो बर्थ एंड डेथ से रिगार्डिंग। फोर्थ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिफ्थ सुपरविजन ऑफ जनरल पब्लिक सेल ऑफ गुड। एंड लास्ट टैक्स कलेक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से 6 कमेटीज हुआ करती है जिसमें 5 मेंबर हुआ करते हैं। ठीक है, अशोका की जो इंग्रेवियंस है उसमें आपको कुछ महामत्ताज वगैरह देखने को मिलेंगे, इनका नाम जो है अभी काफी मुश्किल है। नगल, वियो, हलका वगैरह, जो कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में यहाँ पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसके लिए एक इंचार्ज का नाम दिया गया नगर का। ठीक है, नगर का ध्यान रखना, नगर का क्वेड स्थानिका एंड गोपादंडरी, मतलब उसके अंदर कुछ गोपाज वगैरह। गोपाज एक तरीके से आप पुलिस बोल सकते हो, जो पुलिस सिस्टम थी ना उनको गोपाज बोला जाता है। तो ये सिटी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी हमने मतलब देखा, तो फैक्चुअल चीजें काफी ज्यादा है यहाँ पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्चुअल चीजें काफी ज्यादा होती है। अभी सोसाइटी को हम कवर करेंगे। सोसाइटी में क्या था एक तरीके से, वेट फॉर मिनट। हाँ, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको कवर कर लिया है। अभी हम देखेंगे सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी किस तरीके से थी, अभी यहाँ पे काफी फॉरेन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है और काफी इंडिजिनस सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है सोसाइटी को जानने के लिए। तो सबसे पहले तो मेगास्थनीज का क्या कहना था, और मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी में क्या देखा था। तो मेगास्थनीज जो है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये था एक एम्बेसडर। तो ये सिटी के बाहर, मतलब जो कैपिटल थी ना, उसके बाहर ज्यादातर एक तरीके से निकला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी इसने देखा है उसके बेसिस पे इसने इसकी जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें लिखा है। तो इसका ऐसा कहना है कि सोसाइटी जो थी ना उसमें 7 कास्ट थी। है ना, आपको पता है कि 4 वर्नास थे और कास्ट सिस्टम तो कभी इवॉल्व हुई नहीं थी। तो इसका कहना है 7 कास्ट थी। अभी देखते हैं इसका क्या कहना था। तो फिलोसोफर इसने बोला है कि एक अलग कास्ट थी, फार्मर्स, फिर सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट और काउंसिलर। तो इसका कहना था कि 7 कास्ट हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो इंडियन सोसाइटी थी उस वक्त उसमें सिर्फ चतुर्वर्ण सिस्टम थी। ठीक है, और जाति सिस्टम तो इवॉल्व हुई नहीं थी। ठीक है, तो इसने एक तरीके से सिस्टम को क्या किया, गलत तरीके से, मतलब सोसाइटी को गलत तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व किया। लेकिन मेगास्थनीज जो है ना, वो एक चीज उसने अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, वो थी कि नो वन इन इंडिया कुड मैरी आउटसाइड द कास्ट। मतलब वरना जो इंटर वरना का जो मैरिज थे वो अलाउ नहीं थे। तो ये इसने अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो दूसरा इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्यूपेशन जो था ना वो हेरिडिटरी था। ठीक है, तो एंडोगामी और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, इन दोनों को इसने अच्छे से ऑब्जर्व किया, ऐसा रोमिला थापर का कहना है। हाँ, उसने कास्ट सिस्टम को थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन और एंडोगामी एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन को उसने एक तरीके से जो है वो सही बताया था। फिर स्ट्रेबो जो है ना, इसका कहना है कि इंडिया में जो फिलोसोफर थे दो तरीके के थे। एक तो थे ब्राह्मण्स और दूसरा थे श्रमण, जो कि वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। और ये जो थे ये
हेटेरोडॉक्स जो थे ना, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन वगैरह और आज आजीविका सेक्ट के। फिर जो ग्रीक राइटर्स है वो इंडियन फिलोसोफर्स को ऐसा मानते हैं कि वो सोसाइटी में काफी हाई स्टीम रखते थे, मतलब उनकी जो पोजीशन थी वो काफी हाई थी। फिर डियोडरस जो है ना, उसका भी ऐसा कहना है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह जो है वो हर्ट्समैन जो है वो उसने ऑब्जर्व किए देखे, तो ट्राइब्स वगैरह हुआ करती थी और हर्ट्समैन भी हुआ करती थी। स्ट्रैबो ने ऐसा मेंशन किया कि सिर्फ राजा ही जो था ना, वो पूरे एम्पायर में हॉर्स को जो है वो ओन कर सकता था, बाकी लोगों के पास हॉर्स को रखने की परमिशन नहीं थी। मतलब स्टैबो का ऐसा कहना है। सो ही राइट्स दैट अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट आर्टिसंस, आर्मरर्स, शिप बिल्डर्स, ये भी जो है ना स्टेट एक तरीके से एम्प्लॉय करते थे, मतलब जैसे कि आज गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वैसे तब भी गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करते थे, ऐसा उसका कहना है। एंड दे वर पेड इन मिस्थोस, मतलब कि वेजेस में उनको पे किया जाता था। दिस कैन बी कनेक्टेड विद अर्थशास्त्र रेफरिंग टू स्टेट ओन प्रोडक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो स्टेट ओन प्रोडक्शन की बात की गई है वो यहाँ पे स्ट्रेबो जो है वो आइडेंटिफाई करके क्रॉस चेक कर रहा है, ठीक है। तो however, there is nothing that we do not know about Indian society that Megasthenes will tell us। मतलब जो भी फॉरेन या फिर ग्रीक जो राइटर्स है वो हमें ऐसा कुछ नहीं बता रहे नया जो हमें पता नहीं थे, हमें काफी कुछ पहले से ही यहाँ पे पता है। फिर जो अर्बन जो लाइफ थी ना वो डेवलप हो रही थी, हमको पता है कि फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी, और सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी इंडस वैली, सॉरी, मगधन एम्पायर जब डेवलप हो रहा था, तो अर्बन जो लाइफ थी वो एक तरीके से डेवलप हो रही थी। और क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व थे ना, उनकी सोसाइटी में एक अच्छी खासी मतलब पोजीशन थी। और टीचिंग जो था वो मेन जॉब था ब्राह्मण्स का। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थी वो काफी इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप हो रही थी, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, वाराणसी, ये कुछ फेमस एजुकेशनल सेंटर्स थे। फिर टेक्निकल एजुकेशन जो था ना वो भी प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन ये गिल्ड्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। और गिल्ड्स कौन, मतलब गिल्ड्स को हम देख चुके लास्ट लेक्चर में, नहीं गिल्ड्स हम अब तक आए नहीं, ठीक है। और गिल्ड्स लेक्चर, गिल्ड्स जो है ना वो क्या थे, थोड़ा समझो इसको। गिल्ड्स मतलब कि जो जैसे कि ट्रेडर्स हो गए वगैरह हो गए या फिर कोई क्राफ्ट्समैन है, तो उनकी पूरी एसोसिएशन हुआ करती थी, उनको गिल्ड्स कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि सपोज मेटल वर्कर है तो मेटल वर्कर की एक ग्रिड हुआ करती थी, सॉरी गिल्ड हुआ करती थी। और मेटल वर्किंग से रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो एजुकेशन वो जो है ना वो गिल्ड्स दिया करती थी, ठीक है। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन थे, हम बोल जैसे कि आज आईआईटी वगैरह ना, तो वैसे तब गिल्ड हुआ करती थी। लेकिन गिल्ड थोड़ी इलेबोरेटरी थी उस वक्त पे, देखेंगे आगे जब डिटेल में आएगा गिल्ड्स वगैरह, नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है 7 या 8 टॉपिक में, 9 टॉपिक में हमें गिल्ड को डिटेल में कवर करना है वहाँ पे, ठीक है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, ठीक है। उसके बाद द विडो हैड गिवन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक है, अच्छी बात थी। और स्त्री धन जैसे कि ब्राइड गिफ्ट और ज्वेलरी था वो उनका था, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन वर सीवियरली डील्ड विद, ठीक है। तो काफी हाई पनिशमेंट यहाँ पे थी। फिर कौटिल्य ऑल्सो लेड पेनल्टीज अगेंस्ट ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ वर्कशॉप प्रिजन्स हु मिसबिहेव विद द पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और अगर अपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे तो उनको सजा ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। आज भी यही सिस्टम है, जैसे कि अगर कोई कॉमन व्यक्ति जो है वो अगर सपोज कोई क्राइम कर रहा है और उसको अगर सजा 7 साल की है, और वो सेम क्राइम अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा है, मतलब कोई पुलिस या फिर कोई अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो उसको 10 साल की सजा है। ये सिस्टम आज भी है, ठीक है। मतलब आप जो रिस्पॉन्सिबल हो तो आपका काम है कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, और आप अगर क्राइम करो तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी, यही एक कंसेप्ट है उसके पीछे, ठीक है। ये तब भी था और आज भी है। मेगास्थनीज ने यहाँ पे स्लेवरी को मेंशन नहीं किया, मतलब उसने ऐसा कहा कि स्लेवरी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ये गलत है। अर्थशास्त्र में आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वेज लेबर, बॉन्डेड लेबर या फिर, ठीक है, डबल हो गया, वेज लेबर, बॉन्डेड लेबर और स्लेवरी प्रेजेंट थी। और इवन आपको पता है कि जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे भी मेंशन किया गया है कि अशोक कह रहा है अपने मालिकों से कि आपको अपने स्लेव जो है ना उनको अच्छी ट्रीटमेंट देनी है, मतलब स्लेवरी थी। तो मेगास्थनीज यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। द टर्म कर्मकराज रेफर टू पर्सन हु वर्क इन रिटर्न ऑफ वेजेस, मतलब जो डेली वेज लेबरर्स थे ना उनको कर्मकराज वगैरह कहा जाता था। और जो साउथ एशिया की जो पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड हैज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15 to 30 मिलियन, ठीक है। तो ये सोसाइटी के बारे में हमने कवर किया, काफी कुछ हमने देखा सोसाइटी किस तरीके से थी। यहाँ पे आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है मेगास्थनीज के बारे में, जो कि उसने कहा था कि स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती थी। ये प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, फिर से रिपीट हो सकता है। फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या थी इसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक्सटर्नल जो कॉन्टैक्ट थी उसको देख लेते हैं, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट किस तरीके से थे। अभी जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट है फॉरेन जो रिलेशन थे मॉडर्न के, उसको हम देख लेते हैं। अभी मॉडर्न जो फॉरेन पॉलिसी ना उसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो इनिशियल फेज था ऑफ एक्सपांशन, एंड सेकंड जो है फेज ऑफ कंसोलिडेशन। अभी वी हैव वैरायटी ऑफ सोर्सेस,
we know that from Mauryan period we have a variety of sources which gives us information about the foreign relation of Mauryas like inscriptions है अशोका के, फिर इंडिका और मैगजीन्स है और काफी सोर्सेस हैं। तो इनिशियल फेज में क्या मतलब एक तरीके से इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, क्या इनका रोल था, मतलब इनका नेचर क्या था फॉरेन पॉलिसी का, उसको हम थोड़ा देखेंगे। अभी इनिशियल फेज है, एम्पायर बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया यहाँ पे इनिशियल फेज में, जो जो भी हॉस्टाइल लोग थे उनको सब्जुगेट किया, मतलब उनके साथ वार किया और उनको हरा के एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स उनको हरा दिया और एम्पायर को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया। और ऐसे ऐसे लोग जो कि ट्रीटी से मान गए थे, मतलब जो कि वॉर युद्ध नहीं चाहते थे और बस ट्रीटी से एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन जो स्टैब्लिश करना चाहते थे, जैसे कि वॉर हुआ था आपको पता है सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य भी पावरफुल था और सेलिकस निकेटर भी पावरफुल था, तो उनको पता था एक एक हद तक हम लड़ सकते, उसके बाद हम नहीं लड़ सकते, तो फिर उन्होंने एक तरीके से ट्रीटी कर ली थी और मैरिज अलायंस वगैरह वगैरह वहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया था। तो ये जो फेज था ना, तो मौर्यन यहाँ पे इनिशियल फेज में ग्रीक से लड़े। हमने देखा था किस तरह से मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट से पहले ग्रीक्स को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर जो सेंट्रल इंडियन स्टेट थे यहाँ पे उनके साथ बैटल्स देखने को मिलेंगी। फिर वेस्टर्न इंडियन रीजन में आपको बैटल्स देखने को मिलेंगी, जैसे सौराष्ट्र रीजन वगैरह हो गया, सदर्न स्टेट वगैरह हो गया। तो कलिंगा स्टेट को भी यहाँ पे सब्जुगेट किया गया था। तो ये इनिशियल फेज ऑफ एक्सपांशन है। इनिशियल फेज ऑफ एक्सपांशन अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका, इन्होंने क्या किया, वॉर्स मतलब फोर्स और पीस दोनों का इस्तेमाल किया, फोर्स एंड ट्रेडिंग। एट फर्स्ट अगर हम देखें चंद्रगुप्त ने क्या किया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को एनेक्स कर लिया और ट्रेड रूट को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ सिक्योर कर लिया। मतलब कि एक तरीके से चंद्रगुप्त ने जो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर थे उसको एक तरीके से सिक्योर कर लिया था। फिर उसके बाद अगर देखें तो मौर्यन जो है ना वहां पे आपको नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कोई उनको दिक्कत हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जितने भी ग्रीक्स जो राजा वगैरह थे उनको सबसे पहले हरा दिया था इसने, और बाद में सेल्यूकस निकेटर जो था उसके साथ उसने ट्रीटी कर ली थी, तो फिर वहां से कोई दिक्कत आई नहीं। मतलब एक तरीके से ट्रेड रूट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ वो सिक्योर हो चुका था, ठीक है। और फ्रेंडली रिलेशन जो इस्टेब्लिश हो चुके थे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और बिंदुसारा के जो रिलेशन थे वेस्टर्न किंग के साथ, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे जो नोट्स है ना इसमें पेज नंबर 25 पे आपको यहाँ पे बिंदुसारा के जो रिलेशन थे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ये आपको देखने को मिलेंगे। नोट्स मतलब जो पेड नोट्स है हमारे वहाँ पे, ठीक है। और हमने बिंदुसारा को जब वीडियोज में डिस्कस किया ना, तब मैंने बिंदुसारा के जो फॉरेन रिलेशन थे उसको डिस्कस कर लिया, तो वो आप लेक्चर देखना, शायद थर्ड लेक्चर होगा वो। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडियन रीजन अंडर गिव देम दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर था उसको सिक्योर करने के बाद जो सेंट्रल इंडिया था और वेस्टर्न इंडियन रीजन था इसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान दिया और यहाँ पे भी एक तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया। तो इस तरीके से दक्षिण पथ जो था ना, जो कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था, इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल आ चुका था। और जो फाइनल जो ये जो एक्सपांशन इनिशियल एक्सपांशन वाला फेज है ना, ये कंक्लूड कब हुआ, जब कलिंगा वॉर हुआ और अशोका ने कलिंगा वॉर जो यहाँ पे एक तरीके से विन किया, वॉन किया। और यहाँ पे आपका जो इनिशियल फेज ऑफ एक्सपांशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से कंक्लूड हो रहा है। तो इनिशियल फेज ऑफ एक्सपांशन में हमने क्या देखा कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका ने बाय फोर्स एंड बाय ट्रीटी एम्पायर को कंसोलिडेट करने की या फिर एक्सपांड करने की कोशिश की। और सेकंड जो फेज है यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज माना जाता है। अभी ये जो फेज ऑफ कंसोलिडेशन है ना, ये अशोका के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। अशोका ने किस तरीके से एम्पायर जो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर था, तो इसको हमें किसी ना किसी तरीके से क्या करना था, एक मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करना था और उसमें कोई रिबेल ना हो। क्योंकि अशोका को पता था जब बिंदुसारा रूल कर रहे थे तो उज्जैन में रिवॉल्ट हुआ था, फिर वहां पे तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ था। तो एक तरीके से जो पूरा इतना बड़ा एम्पायर था, इतना डाइवर्स एम्पायर था, अलग अलग तरीके के लोग वहां पे रह रहे थे, तो सबको जो है वो शांत रखना है और कम्युनल हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, रिबेल नहीं होनी चाहिए। इसलिए एम्पायर जो है उसको कंसोलिडेट करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो फिर इसके लिए एक नया इनोवेटिव जो तरीका है वो खोज के निकाला आपके अशोका ने, जिसको कहा गया था पॉलिसी ऑफ धम्म, ठीक है, जिसको क्या कहा गया था पॉलिसी ऑफ धम्म। अभी हम देखेंगे थोड़ा कि बिंदुसारा ने किस तरीके से जो है वो कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस किया। अभी स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग आपको पता है कि देमायकस जो था ना वो एम्बेसडर था सेल्यूकस सेल्यूसिड एम्पायर का। एंटिकस जो था ना उसका एम्बेसडर था देमायकस इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त के टाइम पे आपको पता है यहाँ पे एम्बेसडर कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है। लेकिन जब सेल्यूसिड एम्पायर का जो राजा जो है वो यहाँ पे एंटिकस हो जाता है, मतलब सेल्यूकस निकेटर का बेटा, ठीक है ना, वो राजा हो गया, तो फिर यहाँ पे उसने एम्बेसडर को बदल दिया, ठीक है, मतलब जनरेशन बदली, तो यहाँ पे भी एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया था।
फिर देयर इज अ स्टोरी दैट बिंदुसारा रिक्वेस्टेड एंटिकस टू बाय एंड सेंड हिम सम स्वीट वाइन्स, ड्राइड फिग्स एक्सेट्रा एंड सोपिस भी। लेकिन यहाँ पे एंटिकस जो है वो सिर्फ दो ही बेचता है, और जो सोपिस्ट है उसको बेचने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक्स लॉ के अकॉर्डिंग सोपिस को आप बाय या फिर सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ये कवर कर चुके हैं बिंदुसारा को, हमने जब डिस्कस किया था ना तब। ठीक है, तो आगे हमें देखना है कि अशोका के टाइम पीरियड पे किस तरीके से एम्पायर को कंसोलिडेट करके लिखा गया था। तो अशोका ने क्या किया था, मिशनरीज या फिर हाँ मिशनरीज भेजी थी टू कन्वे हिज मैसेज टू आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। मतलब इंडियन टेरिटरी के बाहर जितने भी रूलर्स थे, जितने भी राजास थे, हेलेनिस्टिक किंग्स हो चाहे फिर वो श्रीलंकन किंग्स हो, तो हर जगह पे उसने क्या किया था, उसने एक शांति दूत भेजे थे। ठीक है, क्या भेजे थे? शांति दूत। और उसने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि धम्म विजय की जो पॉलिसी थी ना, उसको उसने एक्सेप्ट किया था, धम्म विजय, और ये हाईएस्ट विक्ट्री थी अशोका की। और इसी के बेसिस पे उसने क्या किया, पूरी दुनिया में एक तरीके से बुद्धिज्म को या फिर धम्म के पॉलिसी को फैलाया था। ठीक है, देर इज ऑब्वियस एंड अनडिनाइबल ट्रेस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट थ्रू द एडॉप्शन ऑफ खारूस स्क्रिप्ट एंड द आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग इंस्क्रिप्शन माइट हैव ट्रैवल्ड विद द स्क्रिप्ट टू अचीवमेंट एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो खारूस स्क्रिप्ट जो थी ना, उसके मदद से, और एक तरीके से आपकी जो अरेमिक्स जो स्क्रिप्ट थी उसकी मदद से अशोका ने जो वेस्टर्न जो एक तरीके से जो एम्पायर थे उनके साथ एक रिलेशन जो इस्टेब्लिश किया था, जो कि फ्रेंडली रिलेशन था। फिर रॉकेट 13 में यहाँ पे आपको 5 कंटेम्पर रूलर्स की बात की है। ठीक है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो रूलर्स है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने धम्मा की जो पॉलिसी थी, जो मैसेज था जो अशोका ने भेजा था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज है, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अशोका ने ऐसा कहा है रॉकेट 13 में कि अशोका की जो धम्म विजय की जो पॉलिसी थी ना, वो एक तरीके से सक्सेसफुल हुई थी, और ये जो मिशन उसने भेजे थे इन राजाओं को, जो कि हेलेनिस्टिक राजा थे, वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, and the setting up of friendly relation with the western world must have impacted trade and commerce along with the cultural relation between India and western world, एशिया एंड कल्चर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड और जो एशियन जो कल्चर था, फिर इंडियन कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर था, यहाँ पे एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट रिलेशन देखने को मिलेगा, और एक एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अशोका स्तंभ। ठीक है, सदर्न स्टेट के साथ क्या रिलेशन थे, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे रिलेशन कोऑर्डिनली थी। क्यों? क्योंकि रॉकेट 13 में ऐसा मेंशन किया गया है कि धम्म विजय जो है ना यहाँ पे भी हुआ था। मतलब कि एक तरीके से पीसफुल जो रिलेशन जो थे ना, वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे बाय अशोका विद द चोला पांड्यास। ठीक है, और श्रीलंका जो है ना, यहाँ पे भी आपको पता है कि फ्रेंडली फ्रेंडली नेबर था मौर्य का ड्यू टू बुद्धिस्ट रिलीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये मैप के थ्रू कि किस तरीके से अशोका के जो मतलब धम्म विजय की पॉलिसी थी या फिर फॉरेन रिलेशन थी, वो स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जो अशोका की जो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड की जो इकोनॉमिक जो लाइफ थी, ठीक है, इकोनॉमी वगैरह मॉडर्न पीरियड की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा मैं। इकोनॉमिक लाइफ के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मतलब मिस कर दिए, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। और एक तरीके से मतलब एक जो वेल या फिर ऑर्गेनाइज जो है ना, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है इसको, मतलब इरिगेशन नेटवर्क किस तरीके से थे, और जो है ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से चलता, तो वो थोड़ा मैं यहाँ पे मिस कर गया, तो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो तब हम इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कवर कर चुके हैं, अभी यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कितना हो चुका है, तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा हो चुका है, यहाँ पे हमने अशोका को कवर किया, कंसेप्ट ऑफ धम्मा हमारा हो चुका है, एडिक्स हमने किया, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट और लिटरेचर भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम इकोनॉमी को कवर करेंगे, फिर रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, और एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को के साथ साथ शुंगाज एंड कन्वास को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, उसमें हम इकोनॉमी को कवर करेंगे। कुछ पॉइंट जो मिस हो चुके थे उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, और ये मैप आपको याद रखना है।